आप सभी को राकेश मेहरा की तरफ से नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस YouTube चैनल पर आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है नोबेल पुरस्कार। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जिसका आंकलन हमें पुराने पेपरों को देखने पर मिलता है। आपने यदि पुराने पेपर अध्ययन किए हैं तो इस पुरस्कार की भरमार क्वेश्चंस के रूप में काफ़ी देखने को मिलती है। उसी को आधार बनाकर हम इस टॉपिक को पूरे व्यापक रूप से करेंगे। व्यापक रूप से मतलब विस्तार देके करेंगे ताकि कोई भी कोना इसका छूट ना जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए नोबेल पुरस्कार के इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है, पहला, दूसरा और तीसरा। और इन तीनों पार्टों में हम अलग अलग बातों पर अध्ययन करेंगे। जैसे पहले पार्ट में हम नोबेल पुरस्कारों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे। कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब प्रारंभ हुआ, उसकी बारीकियों पर चर्चा करेंगे। दूसरी जो पार्ट होगी हमारी, उसमें हम लेटेस्ट में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं, जो आप अखबारों में देख रहे हो, उन पर चर्चा करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम उन भारतीयों की बात करेंगे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको बहुत गंभीरता से करें और सोशल मीडिया पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो टेलीग्राम का लिंक है, उन्हें आप अपलोड कर लें। और ऐप से संबंधित एक लिंक और दे रखा है जो कि आपके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित है, उसे भी आप अपलोड करें। तो आज मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं। हेडिंग डाल दीजिए नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। अब देखिए, इस पार्ट में हम इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है, ध्यान रखें। एक तो ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये नोबेल प्राइज। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है, ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अब हमें थोड़ी सी बातें अल्फ्रेड नोबेल की करनी पड़ेगी। कौन थे, क्या किया था इन्होंने जीवन में, क्यों दिया जाता है, सब बातें करेंगे हम। तो ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, सबसे पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ? 1833 में। स्थान था स्टॉकहोम, स्वीडन। ये स्वीडन की राजधानी है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इसका मीन्स ये निकला कि अल्फ्रेड नोबेल का संबंध जो है स्वीडन से था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कारों के संबंध में इन्होंने क्या बात की। क्लियर? देखिए, ध्यान से समझना। $1895 में इन्होंने नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की। 1895 में 95 में इन्होंने नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की। एक बात तो ये आ गई। 95 में इन्होंने नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। ये सन आपको याद रखना है, 1895। और 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी, इसके अगले ही साल। अब बात आती है, ये जो पुरस्कार है, ये देता कौन है? यह है पुरस्कार नोबेल
फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी नोबेल फाउंडेशन की। ये जो नोबेल फाउंडेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1900 में, और इसका जो उद्देश्य है नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना, ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए, अब बात आती है ये पहला पुरस्कार कब दिया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला नोबेल पुरस्कार ये कब दिए गए? ये दिए गए 1901 में। अब देखिए, यहां जो मेरा मेन पर्पज है वो ये है, आप इन तीनों वर्ष के बारे में बताना, 1895, 1900 और 1901। आप लोग इन 3 सन में कंफ्यूजिंग रखते हो। जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आप कहोगे सर ये है वो है, तो ये सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई। यदि आपसे ये कह दे कि नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कब हुई, तो 1895 में हुई। किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने की। क्लियर? यदि आपसे ये कह दे कि नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन देता है। नोबेल फाउंडेशन कब बना था? 1900 में बना था। आर्थिक रूप से नोबेल पुरस्कारों का संचालन करना इसका उद्देश्य है। अब कह दिए नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए? 1900 में, 1901 में। क्लियर? तो 1901, 1900 और 1895। आप ऐसे समझिए कि हम जब नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं तो इन्हें इस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना। तो इस्टेब्लिश तो हुए ये 1895 में, मतलब 6 साल पहले। नोबेल फाउंडेशन देगा, आर्थिक रूप से संचालन करेगा, तो 1900 में उसकी स्थापना कर दी। और पहली बार जो हमने ये नोबेल पुरस्कार दिए वो 1901 में दिए। मैं बार बार जानबूझकर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये रच बस जाए। यहां बिल्कुल कंफ्यूजिंग मत रखना। इनकी चर्चा मैं विस्तार से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान में एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है वो इसी दायरे को ध्यान में रखकर बना रहा है, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एक अल्फ्रेड नोबेल की। एक बात और रह गई, ये जो अल्फ्रेड नोबेल है ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट के आविष्कारक थे और इन्होंने 1863 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, आविष्कार किसने किया था, कब किया था। और एक बात और बताना चाहूँगा, जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया था, एक विस्फोटक पदार्थ है ये, तो इन्होंने कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, ये जो डायनामाइट है विस्फोटक है, इसकी जो मेकिंग होती है, निर्माण नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है, जिसमें इसका तीसरा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है इसको नोबेल का तेल कहते हैं। एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए यहीं पर, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको कहते हैं नोबेल का तेल। ये सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मैं बात करूंगा ये जो नोबेल पुरस्कार है ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है, उनकी बात करूंगा, क्योंकि पुरस्कारों के संबंध में क्षेत्र हमेशा ऊपर रहते हैं। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए।
क्षेत्र, किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है? देखिए, फिजिक्स, भौतिकी कह सकते हो आप, मेडिसिन, चिकित्सा, केमिस्ट्री, रसायन, लिटरेचर, साहित्य, पीस, शांति। ये 5 क्षेत्र हैं। क्लियर? इसमें इसको प्रारंभ किया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसमें एक नया क्षेत्र जोड़ा गया, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जोड़ा गया, अर्थशास्त्र। यहां आपने ये ध्यान रखना है, ये कब जोड़ा गया? ध्यान रखना, ये 1968 में जोड़ा गया था, और ये जो पहला पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये दिया गया था 1969 में। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 68 और 69 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो 68 में तो ये जोड़ा गया था और 69 में पहला पुरस्कार मिला था। क्लियर हुई बात सारी? अब मैं थोड़ी सी बात ये और करना चाहूंगा कि ये पहला पुरस्कार किसे मिला। जॉन टिनबर्जन, ये डच थे, इनको मिला था। और दूसरे रेगनर फ्रिस, ये नॉर्वे के थे, इनको मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार देता कौन है। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये जो नोबेल प्राइज है, ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखिए। यह है पुरस्कार स्वीडन का केंद्रीय बैंक देता है। जैसे अपने आरबीआई होता है ना, वैसे स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। तो हमारे सामने अब बातें आ गई कि कितने क्षेत्र हैं। तो टोटल 6 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र को बाद में जोड़ा गया था। ध्यान रखें, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्लियर? आइए, अब बात आती है, ये जो प्राइज है ये कहां दिए जाते हैं? कहां दिए जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और शांति। इधर देखिए, ये जो पुरस्कार हैं ये तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। और ये शांति का जो पुरस्कार है ये दिया जाता है ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी है, वहां पर दिए जाते हैं।
अब आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, एसएससी का क्वेश्चन है। उसमें मज़ेदार बात है कि ये दोनों ऑप्शन है, स्टॉकहोम भी है और ओस्लो भी है। आप कौन सा टिक करोगे? आपकी विचार जो है, आपकी सोच है, वो क्या कहती है? बिल्कुल एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखें, इस स्थिति में स्टॉकहोम को टिक किया जाएगा क्योंकि ज़्यादा पुरस्कार यहीं दिए जाते हैं। इस कारण से प्रेफरेंस किसको देना है? स्टॉकहोम को। और अलग से भी पूछा गया है कि शांति का नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है, तो शांति का नोबेल प्राइज ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी है। दोनों ही स्कैंडिनेवियन कंट्री है। क्लियर? आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं राशि। राशि क्या है? वास्तव में इसकी राशि के बारे में यह कहा जाता है अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज, ये कहा जाता है। बाकायदा आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितनी राशि होती है अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों कहा जाता है कि जमा पूंजी का ब्याज, क्योंकि ब्याज की राशि बदलती रहती है, लेकिन फिर भी एक क्राइटेरिया कम से कम पर ईयर निर्धारित होता है। तो 2020 में इसकी पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि है आपने उसका ध्यान रखना है। 9 मिलियन क्रोनर से बढ़ाकर 10 मिलियन क्रोनर की गई है। 10 मिलियन क्रोनर की गई है और ये जो की गई है 2020 में, 2020 में की गई है। तो वर्तमान में यदि आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है, 10 मिलियन क्रोनर है ये। क्लियर? अब देखिए, ये जो क्रोनर है ये स्वीडन की मुद्रा है, ध्यान रखना। ये क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं और हम उसे चलते चलते गलत करके आ जाते हैं। वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कारों की राशि में कितनी वृद्धि की गई है? तो 1 मिलियन क्रोनर की वृद्धि की गई। आप देख लीजिए, पहले 9 थी, अब 10 है, तो वृद्धि तो 1 मिलियन क्रोनर की हो गई ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूं इस टॉपिक में, आप बिल्कुल गंभीरता से इसको करें। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ध्यान रखें ये। अब एक बात और ध्यान रखना है इस राशि के संबंध में। देखिए, ये जो राशि है नोबेल फाउंडेशन देता है, लेकिन ये जो अपनों ने इकोनॉमिक्स का पुरस्कार किया है जो कि 1968 में प्रारंभ हुआ था स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा, और पहली बार ये जो मिला था 1969 में मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो राशि है वो स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है, ये ध्यान रखना, ये भी आया हुआ है। एक लाइन और लिखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह राशि स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है, ये ध्यान रखें। कुछ बातें और भी है, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब एक क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप कर दोगे मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन मैं उसको बताना जरूर चाहूँगा आपको।
क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज राशि के रूप में नहीं दिया जाता है? किस क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज राशि के रूप में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। पूछने का तरीका है, अब आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है जो राशि है स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है, उसने उस बात को इस रूप में पूछ लिया कि हमें तो ये बताइए कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाता है। पूछने का तरीका देखिए, यही एग्जामिनर होता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। आइए अब मैं नोबेल पुरस्कारों की आगे चर्चा करना जा रहा हूं। आ जाइए वापस नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? कब दिए जाते हैं? ये जो नोबेल पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। आया हुआ है क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? और एक बात और ध्यान रखना, ये जो 10 दिसंबर है इसको मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। अब आइए कुछ विशेष बातें करने जा रहा हूं मैं। नोबेल पुरस्कारों के विशेष में हम उन फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो कि नोबेल पुरस्कारों को अन्य पुरस्कारों से अलग करते हैं। जैसे यदि मैं इसके पहले फैक्ट की बात करूं, नोबेल पुरस्कार सबसे ज्यादा अमेरिका के नागरिकों को मिले हैं। दूसरा फैक्ट भी बड़ा मजेदार है, मरणोपरांत मीन्स मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। एक लाइन लिखिए, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कथन सत्य असत्य में आ जाते हैं, ध्यान रखना। नोबेल पुरस्कारों के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, इस टाइप के। तीसरी जो बात है वो ये है कि जैसे हमने नोबेल पुरस्कारों के 6 क्षेत्र किए थे, उन 6 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में, कोई भी एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। 4 व्यक्तियों को नहीं दे सकते एक क्षेत्र में। क्लियर? नोबेल पुरस्कारों के एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र चाहे कोई हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, कुछ भी, अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है।
क्लियर हुई बात सारी। अब चौथा पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। विशेष में चौथा पॉइंट लिखिए और टिक कर दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे व्यक्ति जिन्हें दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति, क्षेत्र, वह किस क्षेत्र में मिला, और देश, मतलब वो व्यक्ति किस देश का है। सबसे पहले लिखिए मैडम क्यूरी। इन्हें मिला था फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। इन्हें जो फिजिक्स में मिला था 1903 में और केमिस्ट्री मिला था 1911 में। ये बातें भी आपने ध्यान में रखनी है। और ये जो मैडम क्यूरी है ये पोलैंड से संबंधित है, यूरोपियन कंट्री है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसी पर क्वेश्चन आता है। दूसरे जो व्यक्ति है जॉन बार्डिन, इन्हें 2 बार मिला था और दोनों ही बार फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। छप्पन और 72 में मिला था और ये अमेरिका के हैं। तीसरे फ्रेडरिक सेगर, और इनको मिला था केमिस्ट्री में और दोनों ही केमिस्ट्री में ही मिले थे इनको। '58 में मिला था और 1980 में मिला था और ये यूके से रिलेटेड है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। चौथे हैं लिनस पालिंग, इन्हें मिला था केमिस्ट्री और पीस। केमिस्ट्री में मिला था इन्हें 1954 में और शांति के क्षेत्र में मिला 1962 में और ये अमेरिका से संबंधित है। देश का भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये 4 लोग हैं जो 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। एक कोड बताता हूं, उससे आपको ये याद रह जाएगा। मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम और जॉन फ्रेंडली है, नाम से देखिए। मैडम से बन जाएगा मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन बार्डिन, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेगर,
ली से लिनस पॉलिंग। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसे मत भूल जाना, मैडम क्यूरी, ये बहुत बार आता है। और ये जो सन मैंने बताए हैं आपको 1903 और 1911, ये भी पूछे गए हैं। मैडम क्यूरी का संबंध किस देश से है, ये भी पूछा गया है। तो मैडम क्यूरी ने कौन कौन से आविष्कार किए थे, रेडियो एक्टिविटी से संबंधित थे, उनकी चर्चा हम फिजिक्स में करेंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने नोबेल पुरस्कारों के पार्ट फर्स्ट में इसकी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया। ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि आपके एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसको हम करंट से रिलेटेड करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।